उनका एक छत्र राज यहाँ चलता है, जदयू के खाते में देना पड़ेगा, इसकी चर्चा भी जबरदस्त भीतर भीतर शुरू हो चुकी है। जी जी। कांग्रेस भी चाहती है कि वहां से चुनाव लड़ें, कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान उसके खेमे में चल जाएं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में उपचुनाव भी होने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव तो चल ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच उपचुनाव को लेकर जो शोर था, तैयारियां थी, वो लगता है थम चुकी है। लेकिन ऐसा आपको लगता होगा, पार्टियों की रणनीति, दलों की जो तैयारी है वो लगातार चल रही है। ऐसे में बाबा के पास आज तीनों सीटों को लेकर, मोकामा, गोपालगंज, कुरहनी, तीनों सीटों को लेकर भरपूर जानकारी है, जिस पर चर्चा करेंगे कि क्या बिहार की सियासत में ये तीनों सीट कैसे अहम रोल अदा करेंगे। क्या बिहार की सियासत में इन तीनों सीट पर जीत के बाद तेजस्वी का समीकरण बदलेगा, या जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का समीकरण बदलेगा। ये सारी चीज़ें बाबा के साथ चर्चा करेंगे, स्पष्ट करेंगे। क्या लगता है बाबा, तीनों सीटों को लेकर क्या प्रिडिक्शन है, किस प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं? देखिए सर, ये तीन सीट जो हैं वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये 2024 के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। जी। ऐसा लंबे समय के बाद कई उपचुनाव हुए हैं जिसमें आपने देखा होगा कि एनडीए और महागठबंधन के बीच चुनाव हो रहा था, जिसमें महागठबंधन अक्सर कमजोर पड़ रही जी थी। जी। एक ही चुनाव है बोचहा वाला जो जीत करके आए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार तेजस्वी यादव इतना बढ़िया प्रदर्शन 2020 में करने के बाद उपचुनाव में पिछड़ते जा रहे थे। उसके पीछे कारण था कि उनके महागठबंधन के भीतर ही विद्रोह चल रहा जी। अब जिस तरह से तेजस्वी यादव से टेंशन करके कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़ा कर दिए थे, इसका घाटा आपने देखा होगा कि निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को हुआ था। जी जी। इन सब बातों को लेकर के अब ये बातें कही जा रही थी, जब तक नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ नहीं आए थे तो ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव इन तीनों सीटों को, चूंकि उसमें से 2 सीटें उनके पास थी जी जी, लेकिन अब जो स्थिति आ गई है उसमें उनकी सीटें घट गई हैं। तो गोपालगंज सीट जीतने के बाद ये संभावना व्यक्त की जा रही थी कि 1-2 सीट जो उनको घटेगा उसकी क्षतिपूर्ति वो कर लेंगे जी। जैसे भी हो वो कर लेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने बीच में ही ऐसा ना जादू टोना कर दिया कि तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे वो उप मुख्यमंत्री पर फिर से समझौता कर लिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भीतर भीतर ये सोच रही थी कि अगला जो है वो मुख्यमंत्री उसका होगा। उन सारे चीज़ों पर विराम लगा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये 3 सीट जो हैं, मोकामा, गोपालगंज और कुरहनी, सबसे पहले मोकामा पर चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, मोकामा वाली खबर तो आप अक्सर दिखा रहे हैं और मोकामा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये मोकामा सीट कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से महागठबंधन के भीतर विवाद पैदा कर दे। कारण कि आप देख ही रहे हैं कि अनंत सिंह के करीबी जो हैं मास्टर साहब पर किस तरह से क्या कुछ हुआ। मास्टर साहब फरार भी हैं, मंत्रालय उनको त्यागपत्र देना पड़ा, उसके बाद वो फरार चल रहे हैं, उन पर केस मुकदमा हो गया। ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार के साथ आने पर जदयू बहुत सारा समझौता करने को तैयार होना पड़ेगा जी। तो सबसे पहले मोकामा की सीट की बात अगर कर लें तो अनंत सिंह लगातार यहाँ जीतते चले आए हैं। उनका एक छत्र राज यहाँ चलता है, चाहे वो नीरज कुमार चुनाव लड़े हों या चाहे उनके विरोधी सबसे प्रबल जो लोग हैं उनको चुनाव लड़ाया जा रहा हो। पूरी शक्ति लगाने के बाद नीरज कुमार जब चुनाव लड़ रहे हों तो आप समझ सकते हैं कि जदयू की पूरी शक्ति वहाँ लग जाती है। भूमिहार बहुल क्षेत्र में ललन सिंह का दबदबा होना चाहिए था, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार का समीकरण फेल कर गया और मोकामा से अनंत सिंह जीते। लेकिन अनंत सिंह पर कहा जा रहा है, जैसे अनंत सिंह के समर्थकों द्वारा, कि उनके साथ बड़ी साजिश की गई। AK-47 वगैरह क्या क्या उनके यहाँ से, इंसास राइफल सब मिला उनके यहाँ। ये सब मिलने के बाद जो है उन्हें जेल जाना पड़ा जी। और ये प्रमाणित भी किया जा रहा है कि ये उन्हीं का है। इन सारी बातों को लेकर के उनकी सदस्यता, चूंकि उन पर केस फाइल होने के बाद उन पर सुनवाई हुई, सुनवाई होने के बाद उन पर सजा भी हो गई। और सजा होने की स्थिति में आप जानते ही हैं कि सक्रिय राजनीति से आपकी भागीदारी खत्म हो जाती है, लेकिन प्रभाव उनका खत्म नहीं हो रहा। जैसे लालू प्रसाद का आप देख रहे होंगे कि लगातार उनका प्रभाव चल रहा है, भले वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी उनकी बातें चलती है। इस बार भी ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह अपनी पत्नी को चुनाव तो लड़ाएंगे ही, जैसा कि कई उनके समर्थकों ने कह भी दिया है,
लेकिन इन सब के बाद वो कहाँ से लड़ेंगी ये अभी फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल जैसे ही देगा वैसे ही जदयू के भीतर, चूंकि जदयू और अनंत सिंह का 36 का आंकड़ा रहा। जी जी, दोनों दावा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इस मुकाबले में चाहे जिसको भी उतारा जाए, लेकिन अनंत सिंह चुनाव लड़ेंगे जी, वो अपने प्रतिनिधि को वहां चुनाव लड़ाएंगे, और ऐसी स्थिति में जदयू को या तो बैकफुट पे जाना पड़ेगा या फिर बात माननी पड़ेगी, समर्थन करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अगर जदयू ने अपना उम्मीदवार उतारा तो इस स्थिति में जो महागठबंधन है उसमें विवाद पैदा होगा, और ये कांग्रेस वाली स्थिति नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस जब अपने उम्मीदवार उतारी थी राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध तो कांग्रेस से कुछ छीनने का नहीं था जी, कारण कि 19 उसके विधायक थे, 19 विधायकों में से आप कुछ छीन नहीं सकते थे, और ना उसका बहुत बड़ा कुछ ऐसा तेजस्वी यादव के पास भी अधिकार था कि छीन सकते थे। लेकिन यहाँ सरकार गिरने और सरकार रहने की बात है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अनंत सिंह का यहाँ दावा जो है वो मजबूत है, और उस दावे पर भारतीय जनता पार्टी या अर्थात एनडीए कहा जाए तो कितना अपना दावा मजबूत करती है, ये सबसे बड़ा प्रश्न होगा। और उन सब प्रश्नों का जवाब एक प्रश्न और देगा, वो है चिराग पासवान और मुकेश सहनी क्या करेंगे जी। वहीं अगर बात करें दूसरे गोपालगंज की, तो गोपालगंज भारतीय जनता पार्टी का पारंपरिक सीट माना जा सकता है, रहा है काफी ये इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आई है। और इतना ही नहीं, ये राष्ट्रीय जनता दल के लिए सबसे दुखद है कि लालू प्रसाद के गृह क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराती रही है, जबकि समीकरण के आधार पर भी मैंने पहले भी बताया था कि समीकरण के आधार पर एमवाई समीकरण वहां 50% है जी, जो सब वोटर हैं उसमें 50% है, लेकिन फिर भी वहाँ भाजपा की जीत होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वहाँ आसान नहीं होगा हराना। लेकिन इस सीट पर भी राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के भीतर तानातानी चल रही है। अगर मोकामा सीट तेजस्वी यादव अपने लिए सुरक्षित रखते हैं तो ये मान के चलिए गोपालगंज सीट उन्हें जदयू के खाते में देना पड़ेगा, इसकी चर्चा भी जबरदस्त भीतर शुरू हो चुकी है जी जी। इन सब के बाद गोपालगंज जाकर के तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 600 करोड़ का जो एक प्रोजेक्ट दिया है, दो मेडिकल कॉलेज देने की बात कही है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी के चुनाव लड़ने का गोपालगंज से चर्चा भी शुरू हो गई थी। इन सारी बातों के बाद जदयू ने अपना दावा वहां से नहीं छोड़ा है, और साथ ही साथ कांग्रेस का भी दावा वहां मजबूत है जी। कांग्रेस भी चाहती है कि वहां से चुनाव लड़े, और भारतीय जनता पार्टी तो ऑलरेडी वहां थी, तो भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। लेकिन यहां भी दो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या चिराग पासवान और मुकेश सहनी जो लगातार वहां दौरा कर रहे हैं जी, आपने देखा होगा कि किस तरह से लगातार मुकेश सहनी जहां जहां उपचुनाव होने हैं वहां सभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और उनका और चिराग पासवान का वोट अगर देखा जाए तो ये वोट 16-17% के आसपास होता है जी। अगर ये 16-17% वोट अगर काट देता है तो कहीं ऐसा नहीं कि बोचहा वाली स्थिति होकर के भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सीट से दूर होना पड़े जी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। बात करें कुर्नी की, तो कुर्नी में भी स्थिति ये है कि वहाँ सहनी बहुल क्षेत्र है, और वहाँ से मुकेश सहनी बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकते हैं जी। खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात करें और राष्ट्रीय जनता दल की, चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का यह सीट रहा है, मोकामा भी राष्ट्रीय जनता दल का रहा है और कुर्नी भी राष्ट्रीय जनता दल का रहा है। उनके जो विधायक हैं वो एलटीसी घोटाला में आरोपी हो गए हैं, उनको सजा हो गई है। इसके कारण वहां भी उपचुनाव साथ में किए जाने की बात चल रही है जी। वो हाई कोर्ट पहुंचे हैं इस मामले बिल्कुल इस मामले में पहुंचे, हालांकि अनंत सिंह भी अपील किए हैं, लेकिन जब आपको एक कोर्ट से सजा हो गई तो ऐसी स्थिति में आपको इस्तीफा देना होता है या आपकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है जी। तो ऐसी स्थिति में अगर कुर्नी का भी चुनाव होता है तो यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर जो है न राष्ट्रीय जनता दल न भारतीय जनता पार्टी होंगे, बल्कि यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर हो जाएंगे मुकेश सहनी यहाँ गेम चेंजर के रूप में आ सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने बोचहा में भारतीय जनता पार्टी का रथ रोक दिया था, और यही कारण है कि लगातार आपने सुना भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान उसके खेमे में चल जाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान अगर वो किसी खेमे का हिस्सा नहीं होते हैं जी, तो ये मान के चलिए आप कि रिजल्ट आउट है। और रिजल्ट में सबसे बड़ा रिजल्ट ये होगा कि जो जहां से जीता था वो वहां से क्वालिफाई करने की स्थिति में नजर आ रहा है। कोई नया परिवर्तन नहीं होगा जिससे कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का
आंकड़ा उनको स्वतः प्राप्त हो जाए। जी, तो कहीं ना कहीं इन तीनों जगहों पर उपचुनाव में परिस्थितियां कैसी बन रही हैं, बाबा ने आपको बताया। मोकामा में अनंत सिंह भारी पड़ रहे हैं। बात करें गोपालगंज में, तो भारतीय जनता पार्टी का वो सीट रहा है, काफ़ी पुराना, कई वर्षों से जीतते आए हैं। तेजस्वी के दावों के बाद और तेजस्वी के नए प्रोजेक्ट के बाद माहौल बदलता दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा मजबूत है। और बात की जाए तो कुढ़नी में, वहाँ पर सहनी बहुल जो क्षेत्र है और ख़ास तौर पे सहनी वोटर जो होंगे काफ़ी आक्रामक होंगे और वहाँ के विधायक चुनने में काफ़ी महत्वपूर्ण उनका योगदान होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।